नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत की खुशी में मंगलवार को जयपुर में राजस्थान बीजेपी मुख्यालय पर आतिशबाजी करके मिठाइयां बांटी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत कई बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बीजेपी ऑफिस में जलेबी बनाई, आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस दौरान कहा कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर विश्वास किया। हमारी पार्टी को तीसरी बार लगातार हरियाणा की जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुझे उम्मीद ही नहीं है बल्कि पूरा विश्वास है, देश में चौथी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारी पार्टी आम जनता की सेवा में जुटी है। अरे यार भाई साहब पहले बोलो यार। भाई साहब झज्जर पकड़ो। अरे वो खाड़ेगा। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मंगलवार को जयपुर के होटल ललित में राइजिंग राजस्थान पर्यटन प्री समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि इस समिट में पर्यटन क्षेत्र में 142 निवेश प्रस्तावों के एमओयू से प्रदेश में लगभग 14,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे राज्य में 59,000 प्रत्यक्ष और 10 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जिनकी अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि किस तरह से है। मिनरल और स्टोन में देखें तो आपने देखा होगा कि जो हमारा क्या पुराना संसद भवन हो या नया संसद भवन हो, वो राजस्थान के स्टोन से बना है। हमारा राम मंदिर हो क्या अक्षर राम मंदिर हो, वो राजस्थान के स्टोन से बना है। क्या ताजमहल हो क्या हमारे जैन मंदिर हो, वो भी राजस्थान के स्टोन से बने हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, इस राजस्थान के अंदर अपार संभावना है। वन्यजीव पर्यटन की बात करें तो रणथंभौर, कनिष्का टाइगर, और हमने आपने देखा होगा कल ही हमने जयपुर नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का काम प्रारंभ किया है। आने वाले समय में और भी शुरुआत होने वाली है। आमेर में एलिफेंट सफारी होती थी, आवागढ़ झालावाड़ में लेपर्ड सफारी और नाहरगढ़ लेपर्ड उद्यान लाइन सफारी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब टाइगर सफारी भी हमारी प्रारंभ हो गई है। राजस्थान का पर्यटन और आर्थिक क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है एवं 2023 में राज्य ने करीब 18 करोड़ घरेलू और 17 लाख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का स्वागत किया है। ये कम संख्या नहीं है और मैं कहना चाहता आने वाले समय में ये संख्या कई गुना होने वाली है। मैं इसलिए कहता हूं कि हम विकास को गति देने के लिए नई राजस्थान पर्यटन इकाई नीति भी लेकर के आ रहे हैं। इसमें निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न प्रकार की रियायतों का प्रावधान किया जा रहा है। राजस्थान पर्यटन विकास को अग्रगर कर राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड बनाकर पर्यटन क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। हम मीटिंग कॉन्फ्रेंस एजुकेशन टूरिज्म हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम भी हम बनाने जा रहे हैं। पर्यटकों के सुगम आवागमन के लिए हवाई अड्डों का उन्नयन विकास किया जा रहा है। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने बजट में क्योंकि फ्यूल का जो टैक्स था वो 26% था एयरपोर्ट, हमने उसको 2% कर हमने उसको 2% किया है, लेकिन 2% से भारत देखिए कितना हो गया। हमारा किशनगढ़ में फ्लाइंग स्कूल चालू हो गया, झालावाड़ में हमारा एयर इंडिया ने ले लिया, हमारा अमीरगढ़ भीलवाड़ा का वो हमारा उत्तर समझौता हो गया, वो भी हो रहा है, हमारा सीकर का भी हो गया। मैं अभी हरियाणा चुनाव में गया, भिवानी उतरा तो वहां मेरे से कैप्टन साहब आ गए जो हमारे स्कूल चलाते हैं। उन्होंने कहा कि साहब हमको झुंझुनू वाला हमको दे दीजिए। मैंने कहा आप झुंझुनू वाले का क्या करेंगे?
बोले साहब हम यहाँ से उड़ाएंगे, दुर्दुनु उतारेंगे, दुर्दुनु से उड़ाएंगे, यहाँ उतारेंगे। हमने कहा आ जाइए, हम तैयार हैं, दीजिए। तो मैं कहना चाहता हूं हमने इसीलिए किया। और उसके बाद में क्या हुआ कि कभी कार्गो या उतरने वाले नहीं थे, लेकिन मैं जैसे ही वहां से निकलता हूं, एक दो कार्गो डेली मिलते हैं मेरे को एयरपोर्ट पर। मैंने कहा ये क्या कारण है? पर ये कारण ये है कि आपने 2 परसेंट कर दिया तो बिल भी यहीं देते हैं और पार्किंग भी यहीं करते हैं। उनका यही नहीं होता है। उन्होंने कहा मेरे उदयपुर में भी संख्या बढ़ गई, जोधपुर में भी संख्या बढ़ गई उतरने वाले की, तो वो देखते हैं फ्यूल सस्ता कहाँ मिलेगा। बोले राजस्थान से सस्ता पूरे देश में कहीं नहीं है, इसलिए वो भी राजस्थान आ रहे हैं और वो भी फ्यूल लेकर के जाते हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने स्टेट टर्मिनल के निर्माण के लिए भी इसके साथ ही इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए काम किया है, क्योंकि हवाई अड्डे पर नए स्टेट टर्मिनल का निर्माण भी हम करा रहे हैं। 2024 में स्टेट सर्विसेज पैकेज के तहत हेतु पर्यटन के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ से घटा करके हमने 10 करोड़ कर दी है। ऐसे प्रयासों के माध्यम से राजस्थान में एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल भी बनाना चाहते हैं। जैसा कि कहा, हम एक जिला एक पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए हम ये भी कर रहे हैं, एक जिला एक उत्पादन योजना के माध्यम से भी प्रत्येक जिले में हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी हम लेकर के आए हैं। और हमने यही कहा कि हमारे जितने भी होटल है उनमें हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का और हमारी उस पर्यटन के साथ हमारी एक बुक भी बने, वो बुक हमारे हर होटल के कमरे में भी रहे, हमारे पर्यटन स्थलों पर भी रहे, सभी जगह उसका प्रचार प्रसार हो। और आने वाले समय में तो आइए लीजिए, हम तैयार बैठे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये आप निश्चित मान लीजिए, भले कोई छोटा उद्योग लगाए, 50 करोड़ का लगाए, 100 करोड़ का लगाए, 150 करोड़ का लगाए, लेकिन वो लगाएगा तो 10-20 लोगों को रोजगार भी देगा। रोजगार के अलावा वो सब्जी का है खरीदेगा, सब्जी तो सब्जी वाले से लेगा, यही सब्जी लेने बाहर से भी जाएगा। अगर उनकी गाड़ी है तो एक काम से देगा तो यहीं से देने वाला। अगर वो खाना खाएगा तो सामान कहां से देगा? डेली यूज में आने वाले सामान कहां से खरीदेगा? अगर उसकी गाड़ी पंचर हो जाएगी तो कहां से जुड़वाएगा? टायर अगर खराब हो गया तो कहां से देगा? ये आप सोचिए कि एक छोटा उद्योग भी आता है, वो हमारे अगर 10 लोग 20 लोग 50 लोगों को अगर वो रोजगार देने का काम करेगा। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से राजस्थान पर्यटन प्री समिट का आयोजन किया गया, एक तो कौन कौन से नेता इस समिट में हिस्सा लिए और क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है इस समिट से? राजस्थान को लेकर अभी से तैयारियां राजस्थान में शुरू हो चुकी है और कल जब दिन था हरियाणा और जम्मू कश्मीर के परिणामों का, उस दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी दोनों ही होटल के भीतर राइजिंग राजस्थान की प्री समिट को लेकर चर्चा कर रहे थे। सबसे बड़ा इसमें 142 निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, जहां पर लगभग 14,000 करोड़ रुपए के निवेश इस बार राजस्थान में इस समिट में किए जाएंगे, जो नए रोजगारों का सृजन करने वाले हैं। खास बात ये रही कि इस बार जो पर्यटन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को लेकर राजस्थान को एक नई दिशा देने का काम मुख्यमंत्री ने किया है, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन में संभावनाएं बताते हुए जो पहले निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए रखी गई थी, अब उसको घटाकर 10 करोड़ रुपए की सीमा कर दी गई है, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में जो अपार संभावनाओं की बात प्रदेश में कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र से विश्व स्तरीय दृष्टि से काफी लोगों को पसंद आता है। और यही वजह है कि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान को लेकर जो अभी से तैयारियां की जा रही है, उसमें लगभग अब मुख्यमंत्री की जो पूरी तैयारियां है वो अब राजस्थान पर फोकस है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई में इन्वेस्टर्स मीट के बाद में अब राजस्थान में जो राजस्थान के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय निवेशक,
उन निवेशकों से मुलाकात करके मुख्यमंत्री राजस्थान की इस समिट को लेकर तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि जो अंतिम पड़ाव इस राइजिंग राजस्थान की मीट का है, जिसमें जो पर्यटन के क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्रों में जो MOU हुए हैं, उन MOUs के साथ में अब राजस्थान सरकार कोशिश करेगी कि इस पर प्रतिनिधिमंडल जो अलग अलग RISO को ड्यूटी दी गई है, उन निवेशों पर चर्चा करे और किस तरीके से उस पर जो निवेशक राजस्थान में आएंगे, समिट में वो पहुंचने वाले हैं, उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, क्योंकि इसमें कृषि, अक्षय ऊर्जा हो, शिक्षा हो, ऑटो हो, EV हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, केमिकल हो, पर्यटन हो, स्टार्टअप हो, माइनिंग हो और IT जैसे कई क्षेत्र है जिस पर अलग अलग विशेष सत्र आयोजित होने वाले हैं, जिस पर हर IAS जो अधिकारी है राजस्थान में जो कार्यरत है, उनको अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से ड्यूटियां बांटी गई है। अब माना जा रहा है कि जो निवेश के जो अपार संभावनाएं राजस्थान में बताई गई थी, अब जो धरातल पर लाने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा आज सुबह ही जब राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट जयपुर में होनी है, तो नगर निगम कमिश्नर को जयपुर शहर के दौरे पर निकली और जयपुर शहर के तमाम उन क्षेत्रों में जहां जहां पर देश और विदेश के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे, तो शहर में जो चाहे से साफ सफाई की व्यवस्था हो या सुचारू तरीके से इन्वेस्टमेंट मीट को लेकर जो प्रदेश भर की तैयारियां पूरे जयपुर में दिखने वाली है हेरिटेज के हिसाब से, वो खास तौर पर रहेगी। और यही एक जो खूबसूरती है जो प्रदेश की है, पधारो हमारे देश की थीम को लेकर। ठीक है कुलदीप, ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से राजस्थान के समीकरण भी प्रभावित होंगे। इन नतीजों ने राजस्थान के कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के राजनीतिक कद भी नापे हैं। राजस्थान से दिल्ली की तरफ लौटे अशोक गहलोत को कांग्रेस ने हरियाणा का वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया था। कांग्रेस के भीतर पर्यवेक्षक का काम सभी को साथ लेकर चलना, क्राइसिस मैनेजमेंट करना और ग्राउंड की रिपोर्ट से हाईकमान को अवगत कराना होता है। अशोक गहलोत पूरे चुनाव में क्राइसिस मैनेज नहीं कर पाए। कांग्रेस के 29 बागी मैदान में उतर गए, जिससे 1-2 बागी को ही कांग्रेस मना पाई। अंबाला और जिंद में तो कांग्रेस के बागी ने ही पार्टी का खेल खराब कर दिया और हरियाणा के नतीजों ने बीजेपी के पूर्व विधायक सतीश पुनिया का कद बढ़ा दिया। दिल्ली में सतीश पुनिया को अब बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं हरियाणा चुनाव का राजस्थान के उपचुनाव पर भी असर दिखेगा। हम सब एकजुट है, हम तो एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको? एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर। उससे अंदाज कर लीजिए कितनी प्रगाएगी हमारी, कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। तो झालावाड़ के राजस्थान सरकार के मंत्री जोराराम कुमावत मोबाइल वेटरनरी यूनिट कॉल सेंटर 1962 का लोकार्पण किया। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर TA बंसोड़ ने बताया कि कॉल सेंटर का शुभारंभ होने से अब जिले के पशुपालक अपने बीमार पशुओं की चिकित्सा 1962 नंबर पर कॉल कर घर बैठे निःशुल्क चिकित्सा सेवा करवा सकते हैं, जिससे पशुपालकों को अपने बीमार पशुओं का इलाज करवाने के लिए कहीं और नहीं ले जाना पड़ेगा। पशुओं को घर बैठे निःशुल्क चिकित्सा प्राप्त होने के कारण पशुपालकों को आर्थिक बल मिलेगा और समय की बचत होगी। आज से जिले के प्रत्येक ब्लॉक में मोबाइल वेटरनरी वाहन 1962 कॉल सेंटर की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। 1962 ये कॉल सेंटर है। हमारे हर ब्लॉक में एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की थी 24 फरवरी 2024 से। उसके बाद में ये सुविधा पशुपालकों को पशुपालक के घर पर चिकित्सा सुविधा देने के लिए थी, लेकिन अब तक कॉल सेंटर की शुरुआत नहीं हुई थी। आज इस कॉल सेंटर का लोकार्पण हो रहा है। तो इसकी सुविधा ये मिलेगी कि कोई भी पशुपालक भाई अगर उनका पशु बीमार है तो वो 1962 1962 पर टोल फ्री नंबर पर बात करके अपनी पशु बीमार होने की सूचना दे सकता है। उसके बाद जो भी संबंधित गाड़ी है, संबंधित डॉक्टर है उस एरिया का, वो जाके उसकी चिकित्सा निःशुल्क करेगा। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने पर पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर ने अनोखे तरीके से जश्न मनाया। मोटका गांव में पहुंचकर पहले लोगों की समस्याएं सुनी और फिर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इसके बाद 18 से अधिक आयु के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके बाद हरियाणा विजय के उपलक्ष्य में जश्न मनाते हुए बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ग्रामीणों का मुंह मीठा करवाया गया। इस दौरान गुर्जर ने कहा कि हरियाणा की जनता ने तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताया है और झोली भरकर बीजेपी के पक्ष में मतदान कर मजबूत सरकार के हाथों में बताते हुए विधायक ने हरियाणा की जनता का आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर से खास बातचीत की। हरियाणा में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, उसकी खुशी में आज हम सब ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा देहात मंडल टोंक जिसका मोटुका ग्राम में हम आज सब एकत्रित होकर मिठाई बांटी है। सब लोग प्रसन्न हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है, लोगों के काम होंगे, गांव गरीब मजदूर का विकास होगा। इसी संदर्भ में देखते हुए हम सबको प्रसन्नता है कि हरियाणा में भी राजस्थान सरकार पुनः बनी है तो उसका लाभ मिलेगा लोगों को, ऐसा सब लोग देखते हुए, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है और हरियाणा में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार के बनी, राजस्थान में भी बनी है सरकार, तो सब लोग ये चाहते हैं कि सब लोगों को लाभ मिले, आम गरीब को न्याय मिले और सरकार का जो भी योजना आती है उसको घर घर तक, एक एक दानी तक, अंतिम व्यक्ति तक योजना पहुंचे ताकि हमारा गांव गरीब किसान मजदूर आगे बढ़े, जब जाके देश आगे बढ़ता है। इसी सोच के साथ हम सब आज मोटुका ग्राम में एकत्रित हुए हैं। देखिए, बात करें सर, आप यहाँ गांव मोटुका पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोगों में उत्साह देखने को मिला, लोग आपको देखते बड़ी संख्या में पहुंचे, किस तरह के उत्साह को लेकर क्या कहेंगे आप? अब सबको प्रसन्नता है कि भाई जिस प्रकार हमारे राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार है, इसी प्रकार हरियाणा में भी हमारे मुख्यमंत्री पुनः तीसरी बार बनेंगे। उसी के लिए देखते हुए आज मोटुका में जिस प्रकार सभी में प्रसन्नता है कि सरकार, आम गरीब को न्याय मिलता है, हर आदमी को उसका लाभ मिलता है, सरकार से जुड़ता है, तो सभी ये चाहते हैं कि हमारे मन मुताबिक और हमारे जो काम अधूरे पड़े उस काम पूरे होंगे, ऐसा लोगों का। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। जालौर जिला मुख्यालय के हनुमान मंदिर के बाहर अवैध स्थायी कच्चे अतिक्रमण को हटाने के लिए 3 व्हीलर टैक्सी यूनियन ने जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांडे को ज्ञापन सौंपा। यूनियन का यह कहना है कि 3 व्हीलर टैक्सी आम जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है, लेकिन वर्तमान में आखरिया हनुमान मंदिर के टैक्सी स्टैंड के पीछे अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, जिनको हटाया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर महोदय को हमने एक ज्ञापन दिया। हमारी समस्या कि पुराने वर्ष से हमारा ऑटो स्टैंड है, काफ़ी सालों से है, तो वहाँ जो मंदिर ट्रस्टी है वो रोड से बाहर कर रहे हैं अवैध कब्जा, जहाँ हमारे स्टैंड समस्या आ रही है। वहाँ लारियाँ लगाते हैं तो क्या क्या गाड़ियाँ उड़े लगा देते हैं, हमें बहुत समस्या आ रही है। तो हमें निवेदन किया कि जो भी आपके मंदिर है वैसे अंदर रखे, रोड पर ना रहे, लेकिन उन्होंने हमारी सुनाई नहीं की। नगर परिषद हमने कहा तो उन्होंने सुनाई नहीं की। अभी कलेक्टर महोदय हमने ज्ञापन दिया है, तो कलेक्टर अभी तुरंत मैं कार्रवाई कराता हूँ, क्या समस्या देखते हैं। तो राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर जिले में मौसमी बीमारियों का प्रकोप गहराता जा रहा है। बीमारियों से पीड़ित संख्या जो है वो घटने का नाम ही नहीं ले रही है। बीकानेर में पिछले दिनों एक दिन में डेंगू के 33 मरीज सामने आए। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीकानेर के स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तरह की गतिविधियों भी अब तेज कर दी है गतिविधियों को, और जिस क्षेत्र में डेंगू मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं उन इलाकों में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, वहीं साथ ही फॉगिंग भी की जा रही है। तो आराम जिले के मौसम के बदलाव के साथ ही डेंगू और स्क्रिप्टाइफस के मामले जो है वो बढ़ने लगे हैं। मौसम में हो रहे बदलाव के चलते जिला अस्पताल के अलावा और अस्पतालों में भी ओपीडी और आईपीडी मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। इसके साथ ही अब स्क्रिप्टाइफस और डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हो गई है। इस बार बारिश के बाद अब तक जिले में डेंगू के 48 मरीज सामने आ चुके हैं। तो वहीं स्क्रिप्टाइफस के मामले पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक हैं। इन बीमारियों की रोकथाम और बचाव को लेकर चिकित्सा विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मलेरिया स्क्रिप्टाइफस जो सीजनल डिजीज है, इसके मुख्य कारण जो वेक्टर जनित बीमारियां हैं जो मच्छर से फैलती है, डेंगू और मलेरिया, इसका मुख्य कारण मच्छर से होती है। और ये मच्छर जो डेंगू वायरस के जो मच्छर है
डेंगू बीमारी के जो मच्छर है, ये जो हमारे साफ पानी जो कंटेनर्स में रहता है, चाहे वो फ्रिज हो, फ्रिज की ट्रे हो, कूलर हो, या हमारे पुराने टायर्स हो, या कोई मटके पुराने छतों पे रखे रहते हैं, या रुका हुआ साफ पानी रहता है, उसका मुख्य सोर्स यहाँ पर हमारे मच्छर के लार्वा पैदा होते हैं। हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि हम सोर्स रिडक्शन करें ताकि मच्छर पैदा नहीं हो। जहाँ मच्छर पैदा हो गया वहाँ एंटी लार्वा एक्टिविटी कर रहे हैं। वर्तमान में 12 जिले में 48 डेंगू केसेज आए हैं, जो पिछले साल से थोड़े से कम है। तो एसडीएम अनिल कुमार ने मंगलवार को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीमाधोपुर का अचानक निरीक्षण किया और इस दौरान इमरजेंसी में प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए बच्चों की कैनुला और मरहम के लिए पट्टी उपलब्ध नहीं होने की शिकायत पर एसडीएम ने टीम का गठन कर जांच करने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान अल्ट्रासाउंड मशीन भी बंद पड़ी थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के काउंटर और अस्पताल में दवा स्टोर पर पहुंचकर उपलब्धता की जानकारी ली और एसडीएम ने सभी चिकित्सा कार्मिकों को कहा कि ओपीडी के समय अपने अपने कक्षों में ड्रेस कोड में उपस्थित रहें और मरीजों को देखें। निरीक्षण के समय एसडीएम के साथ यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के बेटे अजय सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। तो वहीं सरपंचों के 5 वर्षों के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए मीडिया की टीम बापड़ी और जुनेजा की ठाड़ी ग्राम पंचायत में पहुंची, जहां लोगों ने कहा कि सरपंच ने गांव के लोगों के साथ मिलकर विकास कार्यों में अपना बेहतर देने का प्रयास किया। वहीं मनरेगा के तहत यहां किसी भी तरह का कोई कार्य और मस्टर रोल जारी नहीं किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नारायणपुर में व्यापारी के साथ हुई लूट और मारपीट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नारायणपुर थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 दिन पहले व्यापारी के साथ लूटपाट की घटना का खुलासा किया है। खुलासे से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों ने 5 अक्टूबर को दुकान बंद करके जा रहे व्यापारी और उनके बेटे के साथ मारपीट कर 30,000 रुपए लेकर वहां से फरार हो गए थे बदमाश। तो अगली खबर नीम का थाना से है, जहां नगर परिषद सभागार में सभापति अनिल दीवान की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद अमराराम और विधायक सुरेश मोदी भी शामिल हुए। सांसद ने पानी की समस्या को संसद में उठाने की बात कही। विधायक ने जिले को यथावत रखने और कुंभाराम नगर के पानी को नीम का थाना में भी सप्लाई करने की मांग की। पार्षद महेंद्र गोयल ने साधारण सभा की बैठक में बुलाने में देरी का मुद्दा उठाया और वार्डों में पानी, अतिक्रमण, आवारा बंदरों, सांडों और स्वाणों का मुद्दा भी उठाया। तो वहीं नसीराबाद में पुरानी रंजिश के चलते पक्ष के लोग आमने सामने आ गए, पक्ष और विपक्ष के लोग, जहां गैराज पर काम कर रहे एक युवक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। मारपीट के दौरान एक युवक घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार लेकर अजमेर रेफर कर दिया। झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और कार्रवाई करने में जुट गई। तो वहीं झालावाड़ जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 23 किलो 370 ग्राम डोडा चूरा पोस्त बरामद किया गया है। यानी पूरे की पूरे नशे की खेप बरामद हुई है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत सभी जगह पर कार्रवाई की जा रही है और कई विशेष टीमों का गठन किया गया है और पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। और पुलिस ने इसी कार्रवाई के चलते इतने बड़े नशे की खेप को बरामद किया। किया सेटोस गाड़ी बिना नंबरी रोड पर एक तरफ खड़ी होकर
उसमें चालक सीट पे एक व्यक्ति सीट को पीछे लेकर सुस्ता रहा था। तब उसको संदिग्ध होने पर उसको ड्राइवर से नाम पता पूछा तो उसने ओम प्रकाश किराड़ निवासी गणेश कॉलोनी ग्वालियर का होना बताया। उससे वहाँ अंधेरे में होने की बात पूछी गई तो घबरा गया। इसी स्थिति में जो पुलिस अधीक्षक और श्रीमान एडिशनल साहब, सीओ साहब और इस तरह का अभियान चल रहा तो इधर बाहर की गाड़ियों का आना जाना संदिग्ध होने पर उस गाड़ी को चेक किया गया। ओम प्रकाश से चेक कराया गया तो डिग्गी में 2 बैग माना 2 कट्टों में डोडा पोस्ट असल तथा डोडा चूरा कुल 23 किलो 370 ग्राम डोडा पोस्ट मिला है। तो वहीं सवाई माधोपुर में एक गाड़ी की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। लोगों ने विधायक जितेंद्र गोठवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की और मौके पर पहुंची पुलिस ने आम लोगों को समस्या के देखते हुए जाम को खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार मुआवजा नहीं देती तब तक जाम नहीं खुलेगा। मेरे दोनों भाई छोटे जो सवाई माधोपुर पेशी पे आ रहे थे कोई प्रकरण में, तो वो पेशी पे आ रहे थे मोरोज के आगे दोनों भाइयों को बोलेरो गाड़ी से जो पहले रंजिश के चलते हमारे ही गांव के लोगों ने कुचल करके दोनों को खत्म कर दिया और फिर दोनों खत्म हो गए। हम यहाँ पे आ गए खंडार, अब यहाँ आ गए तो उसके बाद में कल से हम यहाँ पे हैं। तो अब दोनों भाई है वो तो गए, दोनों भाइयों के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बैठे आप देख सकते हैं 11 बच्चे हैं दोनों भाइयों के छोटे छोटे। तो ये इन बच्चों का आगे क्या होगा, इसी के लिए इनके मुआवजे के लिए दोनों लेडीजों को सरकारी नौकरी दी जाए, इसीलिए हम रोड पे आए ये लेडीजों को लेकर के। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।